तो चलिए आज एक ऐसी छुपी हुई चुनौती की बात करते हैं जो भारत के लाखों बच्चों के भविष्य पर असर डाल रही है। और मजे की बात यह है कि इसका समाधान काफी हद तक हमारी रसोई और हमारी जागरूकता में ही छिपा हो सकता है। हम बात करें एनीमिया की। हमारे पास आज चर्चा के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी के दिशा निर्देश हैं। ये खासतौर पर माता पिता के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज हमारा मिशन है कि इन गाइडलाइंस को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करें और इस खामोश दुश्मन को समझें। ये है क्या, ये बच्चों पर कैसे हमला करता है, और सबसे जरूरी, हम इससे अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुश्मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो शायद आप चौंक जाएंगी। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-18 के हिसाब से भारत में 1 से 4 साल के 41% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? 41%? जी, 41%। ये तो मतलब लगभग आधे बच्चे हो गए उस उम्र के। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। जब हम एनीमिया शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस थोड़ी कमजोरी या थकावट आती है। अगर ये इतना आम है तो इतना अदृश्य क्यों है? और जब आप कहते हैं कि एक छुपी हुई चुनौती है, तो इसका मतलब क्या है? किस तरह का नुकसान होता है इससे? यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। हम इसे सिर्फ थकावट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल नुकसान कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो एनीमिया का मतलब है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन एक आयरन वाला प्रोटीन है जो खून को लाल रंग देता है। आप इन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ियां समझ सकती हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां। तो ये गाड़ियां फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। तो अगर ये गाड़ियां कम हो गईं तो मतलब शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी। बिल्कुल। और शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? बच्चे का तेजी से विकसित हो रहा दिमाग। जब दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसका विकास धीमा हो जाता है। यही वो भारी नुकसान है जिसकी मैं बात कर रहा था। हल्का एनीमिया भी बच्चे के विकासशील मस्तिष्क के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आईएपी के दिशा निर्देश साफ साफ बताते हैं कि एनीमिया वाले बच्चों की याददाश्त, पढ़ने, बोलने और गणित के कौशल में स्कोर कम होता है। ये बात तो बहुत गंभीर है। मतलब अगर हमने इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो बच्चे की सीखने की क्षमता पर जो असर पड़ेगा वो शायद पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। ये तो हर माता पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? बिल्कुल। और सबसे डराने वाली बात यही है कि आयरन से इलाज करने के बावजूद मस्तिष्क में हुए कुछ बदलाव स्थायी रह सकते हैं। इसीलिए हम इसे खामोश समस्या कहते हैं। बाहर से बच्चा शायद ठीक दिखे, शायद थोड़ा कमजोर या चिड़चिड़ा लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी क्षमता का एक हिस्सा हमेशा के लिए कम हो रहा होता है। इसके अलावा कमजोरी, भूख न लगना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में कमी तो है ही, जिससे बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। ठीक है, अब मुझे इसकी गंभीरता समझ आ रही है। अगर ये इतनी खामोश और खतरनाक बीमारी है तो कोई माता पिता इसका पता कैसे लगाए, खासकर जब आप कह रहे हैं कि हल्के एनीमिया के कोई लक्षण ही नहीं दिखते? यही सबसे बड़ी चुनौती है। लक्षण तब साफ दिखते हैं जब एनीमिया गंभीर हो जाता है। मतलब जब हीमोग्लोबिन 7-8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम हो जाए, तब बच्चे का शरीर पीला दिखने लगता है, खासकर हथेलियां, नाखून और आंखों के अंदर। अपनी हथेली के बगल में बच्चे की हथेली रखकर देखना एक अच्छा तरीका है। अगर बच्चे की हथेली ज्यादा पीली दिखे तो ये एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा बच्चा जल्दी थक जाएगा, उसकी सांस फूलेगी और वो खाना पीना कम कर देगा। इन दिशा निर्देशों में एक बहुत ही अजीब लक्षण का जिक्र है। बच्चों का मिट्टी, चौक, दीवार का चूना या पेंट जैसी चीजें खाना। मैंने ये बातें सुनी तो है, लेकिन मुझे लगा था कि ये सिर्फ बच्चों की शरारतें होती हैं। क्या आप कह रहे हैं कि ये असल में शरीर का एक सिग्नल हो सकता है? हाँ, और ये आयरन की कमी का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है जिसे पाइका कहते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसी चीजें खा रहा है जो खाने की नहीं है, जैसे कच्चे चावल, कागज या दीवार से खुरचकर चूना, तो ये अनीमिया का एक मजबूत संकेत हो सकता है। ये शरीर का एक अजीब तरीका है ये बताने का कि उसमें किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है। एक और चेतावनी है, अगर बच्चा ठोस खाना खाने में कम रुचि ले रहा है और दूध बहुत ज्यादा पी रहा है तो भी सावधान हो जाना चाहिए। तो हमने ये समझ लिया कि ये होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, पर ये होता क्यों है? क्या ये सिर्फ गरीब परिवारों की समस्या है जिन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिलता? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चों में अनीमिया का सबसे आम कारण है उनके आहार में आयरन की कमी, और ये अच्छे खासे परिवारों में भी उतना ही आम है
और इसका एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कारण है जानवरों का दूध, जैसे गाय या भैंस का दूध जरूरत से ज्यादा पीना। रुकिए, क्या दूध? लेकिन हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि दूध एक संपूर्ण आहार है। ज्यादातर माता पिता तो मानते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा दूध पिए उतना अच्छा है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। आप कह लें कि ज्यादा दूध पीना नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल, यही वो जानकारी है जो हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है, लेकिन 6 महीने के बाद उसकी आयरन की जरूरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि सिर्फ दूध से पूरी नहीं हो सकती। एनीमिया होने का सबसे ज्यादा खतरा 6 महीने से 2 साल की उम्र के बीच होता है। दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि 1 से 5 साल के बच्चों को रोज 500 मिलीलीटर यानी लगभग 2 कप से ज्यादा दूध नहीं देना चाहिए। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके 2 कारण हैं। पहला, ज्यादा दूध पीने से बच्चे का पेट भर जाता है और वो पौष्टिक ठोस आहार जिससे उसे असल में आयरन मिलता है वो नहीं खाता। दूसरा, जानवरों के दूध में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है और वो शरीर में आयरन के अवशोषण को भी रोकता है, तो ये दोहरा नुकसान करता है। पेट भी भरता है और आयरन भी नहीं देता। जी, 90% से ज्यादा मामलों में यही कारण होता है। हालांकि पेट में कीड़े होना या थैलेसीमिया जैसी बीमारियां भी कारण हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। 90%! ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। इसका मतलब है कि ये लगभग पूरी तरह से एक लाइफस्टाइल और जागरूकता से जुड़ी समस्या है, न कि कोई जटिल मेडिकल कंडीशन। ये सुनकर थोड़ी तसल्ली भी होती है कि अगर कारण हमारे हाथ में है तो शायद इसका समाधान भी होगा। तो फिर इसे होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रोकथाम का सबसे पहला कदम है सही आहार सही समय पर। 6 महीने की उम्र से बच्चे को घर पर बना अर्धठोस यानी सेमी सॉलिड आहार देना शुरू कर देना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, मसली हुई दाल, केला, दूध में नरम की हुई चपाती। दाल या खिचड़ी में पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां मिलाकर देना एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर परिवार में मांसाहार खाया जाता है तो 6 महीने की उम्र से ही अच्छी तरह उबला हुआ अंडा या कीमा भी शुरू किया जा सकता है। मैं अपने बच्चे को दाल, सब्जियां, फल सब कुछ दे रही हूँ। एक अच्छा संतुलित आहार क्या इतना काफी है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है शायद नहीं। बढ़ते हुए बच्चों के आयरन की जरूरत इतनी ज्यादा होती है कि उसे सिर्फ खाने से पूरा करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। इसी जरूरत को समझते हुए भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है अनीमिया मुक्त भारत। इसका उद्देश्य ही बच्चों और महिलाओं को अनीमिया से बचाना है। तो इस कार्यक्रम के तहत क्या सलाह दी जाती है? क्या हर बच्चे को आयरन की दवा लेनी चाहिए? हाँ, रोकथाम के लिए सिफारिशें बहुत स्पष्ट हैं। 4 महीने की उम्र से ही सभी सामान्य बच्चों को आयरन सप्लीमेंट 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से हर रोज देना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार आयरन फॉलिक एसिड सिरप दिया जाना चाहिए और 5 से 19 साल के बच्चों को स्कूल के जरिए हफ्ते में 1 बार आयरन की गोली दी जाती है। ये इसलिए है ताकि अनीमिया हो ही ना। लेकिन यहाँ एक बात आती है, कई लोगों को लगता है कि सरकारी अस्पतालों से मुफ्त में मिलने वाली दवाएं शायद अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और वो केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिशा निर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि सरकारी सप्लाई में आने वाली आयरन की दवाएं उतनी ही अच्छी और असरदार होती हैं जितनी बाजार में मिलने वाली महंगी दवाएं। गुणवत्ता को लेकर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा, रोकथाम की बात चल रही है तो एक और चीज याद आई। मेरे बच्चे के स्कूल से भी पेट की कीड़ों की दवा देने के लिए सर्कुलर आता है। मैंने हमेशा सोचा कि ये कितना जरूरी है, अब लग रहा है कि इसका भी कोई कनेक्शन है। बिल्कुल है। पेट के कीड़े, जिन्हें कृमि भी कहते हैं, आंतों में रहकर खून चूसते हैं, जिससे धीरे धीरे एनीमिया हो जाता है। इसलिए 1 से 19 साल के सभी बच्चों को साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की एक गोली देना बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाती है। ये एनीमिया की रोकथाम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो रोकथाम के लिए 3 मुख्य बातें हैं: 6 महीने से ठोस आहार, 500 ml से ज्यादा दूध नहीं, और सरकार के बताए अनुसार आयरन सप्लीमेंट और पेट के कीड़ों की दवा। लेकिन अगर किसी बच्चे को एनीमिया हो ही गया है तो उसका इलाज कैसे होता है? क्या वो रोकथाम वाली डोज से अलग है? हाँ,
अगर जांच में एनीमिया निकलता है तो इलाज की डोज रोकथाम की डोज से ज़्यादा होती है। डॉक्टर आमतौर पर 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से हर रोज़ कम से कम 3 महीने के लिए आयरन फॉलिक एसिड सिरप या टैबलेट देते हैं। इसके साथ ही दूध कम करने और आयरन युक्त आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गुड़, अंडा और मांस पर जोर दिया जाता है। आयरन की दवा देने को लेकर भी माता-पिता को कुछ चिंताएं होती हैं। मैंने सुना है कि इससे पेट खराब हो सकता है या दांतों पर दाग लग सकते हैं। इन व्यवहारिक समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छे सवाल हैं। पहली बात, बेहतर अवशोषण के लिए आयरन की दवा को 2 मील्स के बीच में देना अच्छा होता है। दूसरी, सिरप से दांतों पर जो हल्के दाग लगते हैं वे अस्थायी होते हैं। दवा देने के बाद बच्चे को पानी से कुल्ला कराने से समस्या नहीं होती। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों में आयरन से पेट खराब होना या कब्ज जैसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ये वयस्कों में ज़्यादा होता है। और हाँ, अगर बच्चों को हल्का बुखार या सर्दी खांसी है तो भी दवा बंद ना करें। और एक और बात जो लोगों को परेशान करती है, दवा लेते समय बच्चे के मल का रंग गहरा या काला हो जाता है। हाँ, और ये बिल्कुल सामान्य है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। असल में ये इस बात का संकेत है कि आयरन शरीर में जा रहा है। ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक आखिरी सवाल जो कई माता-पिता के मन में आता होगा, अगर हम 3 महीने तक दवा दे रहे हैं लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, तब क्या? यह एक ज़रूरी सवाल है। इसके कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। पहला, दवा नियमित रूप से न देना। कई बार बच्चे दवा का स्वाद पसंद नहीं करते और माता-पिता छोड़ देते हैं। दूसरा, बच्चा अभी भी बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है। और तीसरा, आहार में प्रोटीन और अन्य विटामिन्स की कमी है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन के साथ साथ ज़रूरी होते हैं। अगर इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी सुधार नहीं होता है, तब डॉक्टर सीलियक डिजीज या थैलेसीमिया जैसे अन्य कम आम कारणों की जांच कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है, वो ये है कि अनीमिया बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लेकिन खामोश खतरा है। ये सिर्फ खून की कमी नहीं, बल्कि बच्चे के दिमागी विकास पर एक स्थायी चोट पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये कि इसका सबसे आम कारण हमारी अपनी आदतें हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिलाना। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही जानकारी, संतुलित आहार और नियमित सप्लीमेंट से इसे न सिर्फ ठीक किया जा सकता है, बल्कि होने से रोका भी जा सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। हमने ये समझा कि गंभीर अनीमिया के लक्षण दिखते हैं और उसका इलाज होता है। लेकिन बच्चे के दिमागी विकास को सबसे सूक्ष्म लेकिन स्थायी नुकसान तो हल्के और अदृश्य अनीमिया के दौरान होता है। तो ये हमारे बाल स्वास्थ्य के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या हमें लक्षणों के प्रकट होने का इंतजार करना चाहिए या फिर एनीमिया की नियमित जांच को नियमित टीकाकरण जितना ही जरूरी और मानक बना देना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसी समस्या के दिखने का इंतजार कर रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अदृश्य रहते हुए ही हो जाता है? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।